हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर 2021 के सेकेंड वीक की सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर के 14 अक्टूबर तक से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने सेकेंड वीक से टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अक्टूबर सेकेंड वीक करंट अफेयर्स। यहां पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो यहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय होगा। आपको उस बीच में राइट आंसर सोचना है और उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंशु मलिक। ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हाल ही में हुई थी, ये 2021 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है ये आपको याद रखना है। इसका इस बार आयोजन किया गया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं ईरान ने। इसी के साथ ईरान जो है ये पदक तालिका में पहले स्थान पर था। फिर इसके बाद आपको सिर्फ भारत का याद रखना है। भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर था, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं और ये दोनों ही मेडल भारत की महिला पहलवानों ने जीते हैं। इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। एक मेडल भारत को दिलाया है अंशु मलिक ने और यह है सिल्वर मेडल। इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। ऐसे ही एक मेडल दिलाया है ब्रॉन्ज मेडल सरिता मोर ने। इन्होंने 59 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका आयोजन किया गया था नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसमें भारत ने 2 मेडल जीते हैं। एक दिलाया है अंशु मलिक ने, जो कि है सिल्वर मेडल, और एक जीता है सरिता मोर ने, यह है ब्रॉन्ज मेडल। और क्योंकि अभी तक जितनी भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें किसी भी महिला ने सिल्वर मेडल नहीं जीता था, तो ये भारत में पहली बार है जब किसी महिला पहलवान ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंशु मलिक। ये हरियाणा के जिंद जिले से हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो इस साल भारतीय वायुसेना ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस समय अगर आपसे पूछें इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो याद रखिए हमारी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये हाल ही में बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके वाइस चीफ हैं संदीप सिंह। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इन्हीं को हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। इनको ये पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रदान किया था, और ये पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इस कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। 29वां हुनर हाट कार्यक्रम निम्न में से कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा। हुनर हाट कार्यक्रम आप जानते हैं, ये भारत के अंदर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है और इसको ऑर्गेनाइज करता है भारत का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जिसके इस समय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो अगर आपको याद होगा तो हुनर हाट कार्यक्रम के बारे में जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, इन्होंने अनाउंस किया था कि पूरे 1 साल के अंदर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत 75 हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा देश के अलग अलग शहरों में। तो उसी के अंतर्गत अभी जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम हो रहा है, ये 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें देश भर के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को यहाँ पर लाकर बेच सकते हैं। 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा असम राज्य। असम में एक जिला है जिसका नाम है दीमा हसाओ।
और दीमा हसाओ जिले में ही 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में भूमि पूजन किया था भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको 2 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले का नाम है तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना। ये सिक्किम के अंदर है, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, और ये तीस्ता नदी के ऊपर बनाई गई है। इसकी क्षमता है 510 मेगावाट। ये चर्चा में हाल ही में इसलिए थी क्योंकि इसको इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार दिया गया है। और दूसरी जो परियोजना है उसका नाम है मांगदेछू परियोजना। ये भारत में नहीं है, ये भूटान के अंदर बनाई गई है। इसकी क्षमता है 720 मेगावाट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको भारत की सहायता से विकसित किया गया है भूटान में मांगदेछू नदी के ऊपर। तो ये जो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है ये हाल ही में खबरों में इसलिए थी क्योंकि इसको दिया गया है ब्रूनेल मेडल, जो कि काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस राज्य में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में इसके लिए मंजूरी मिल गई है। ये बनेगा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसने छत्तीसगढ़ के अंदर एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है, इन दोनों का जो कंबाइंड रीजन है, कंबाइंड एरिया है, उसी को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व होगा ये छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं। एक तो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, फिर इसके बाद है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और एक है अचानक मार टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों दालचीनी, जिसको सिनेमन कहा जाता है, ये एक स्पाइस है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं और भारत में इसको दूसरे ही देशों से आयात किया जाता है, जैसे चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज। वैसे सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए जो सिनेमन है ये सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है श्रीलंका में, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत में इसको आयात किया जाता है। लेकिन अब भारत के अंदर इसका ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दरअसल क्या है कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसकी एक लैब है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है IHBT, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में है। तो इसी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक छोटे से गांव में एक किसान के खेत में दालचीनी का पौधारोपण करके इसकी ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन शुरू की है। तो ये अभी पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है। अगर ये सफल होता है तो फिर इसको वाणिज्यिक स्तर पर इसकी खेती की जाएगी। तो इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन, जो कि 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर थी, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मेटे फ्रेडरिक्सन है ये कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क, जो कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री है, यहाँ की इस समय प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, और ये 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया और भारत और डेनमार्क के बीच में कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत भारत और डेनमार्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और स्किल डेवलपमेंट, इन 3 एरियाज में आपस में सहयोग करेंगे। तो इसके लिए टोटल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया का सबसे सेफ सिटी डिक्लेयर किया था। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है, इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो इसमें जो अक्टूबर में अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें भारतीय पासपोर्ट को रैंक मिली है 90। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश का है, तो इसका आंसर होगा 2 कंट्रीज,
एक तो है जापान और दूसरा कंट्री है सिंगापुर। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है, क्योंकि इन दोनों देशों के जो नागरिक हैं ये केवल अपने पासपोर्ट के जरिए ही 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं, जबकि भारतीय नागरिकों को 58 ऐसे देश हैं जहां पर वीजा फ्री एक्सेस है। तो इसीलिए भारत को रैंक मिली है 90, जबकि नंबर 1 पर 2 कंट्रीज हैं, जापान और सिंगापुर। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, अफगानिस्तान के ऊपर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? जैसा कि आप जानते हैं इस साल G20 की अध्यक्षता है इटली के पास में। तो अभी इटली ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के ऊपर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये वर्चुअल समिट थी जिसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया है। निम्न में से कौन से फिनटेक स्टार्टअप ने रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत पे। तो भारत पे जो कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है भारत में, इसने हाल ही में जो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, इनको अपना अध्यक्ष बना लिया है। तो अगर आपसे अब पूछें कि भारत पे के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो आंसर आपको बताना है रजनीश कुमार। भारत पे जो है इसकी शुरुआत साल 2018 में 2 लोगों ने की थी, एक तो है शाश्वत नाकरानी और दूसरे हैं असनीर ग्रोवर। असनीर ग्रोवर जो हैं यही इस समय भारत पे के सीईओ हैं, जबकि इसके अध्यक्ष अभी बन गए हैं एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार। वैसे रजनीश कुमार जी ने अभी हाल ही में अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर। इसको लिखा है रजनीश कुमार ने। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 से बढ़कर हो गई है 11। तो जो 11वीं भारत की महारत्न कंपनी बनी है ये कौन सी है? इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PFC। ये भारत का जो विद्युत मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये एक फाइनेंस कंपनी है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, और पिछले कई सालों में इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा रहा है, जिसके चलते इसको नवरत्न की बजाय, अभी तक ये नवरत्न कंपनी थी, अब इसको नवरत्न से बढ़ाकर महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन हुआ है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी तक महारत्न कंपनियों की संख्या थी 10, नवरत्न कंपनियों की संख्या थी 14, और जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं उनकी संख्या थी 73। तो क्योंकि अभी तक एक नवरत्न कंपनी थी, यानी कि इसमें से अब एक कम हो गई है। अभी के समय नवरत्न कंपनियों की संख्या है 13, और महारत्न कंपनियों की संख्या अब एक बढ़ गई है। अब महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 11, जबकि मिनी रत्न कंपनियों की संख्या अभी भी है 73। तो इनमें से अगर आपसे कोई भी पूछा जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर करना है। महारत्न कंपनियों की संख्या है 11, नवरत्न कंपनियों की संख्या है 13, और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 73। 13 अक्टूबर को किसने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की शुरुआत की है। इसके तहत साल 2024-25 तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल का मेन मकसद है कि भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जल्दी से और कम लागत में कंप्लीट करना। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान जारी किए हैं, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार होगी 8.3%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा भी कई सारे संगठनों ने हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के संबंध में अपने अनुमान जारी किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि आरबीआई जो भारत की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने बोला है 9.5%। इतना ही अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने। इसी तरीके से अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने अनुमान लगाया है 9.3%। इसके बाद भारत की जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसने अनुमान लगाया है 9.1%।
फिर इसके बाद अमेरिका की ही एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच रेटिंग्स, इसने अनुमान लगाया है 8.7%। और फाइनली वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है 8.3%। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के संबंध में ये जो अनुमान जारी किए गए हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। भारत और किस देश के बीच में अजेय वॉरियर 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो अजेय वॉरियर नाम का जो युद्धाभ्यास होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में एक आर्मी का अभ्यास है, यानी कि इसमें दोनों देशों की आर्मी हिस्सा लेती हैं। तो अजेय वॉरियर जो अभी हो रहा है ये इसका छठा संस्करण है जो हाल ही में आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछें कि ये कहाँ पर हुआ है तो याद रखना है आपको, इसका आयोजन इस बार भारत में ही उत्तराखंड के चौबटिया नाम की जगह पर किया गया है। तो जो भी एक्सरसाइज भारत के अंदर होती हैं अक्सर उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पर हुई हैं। तो याद रखिएगा अजेय वॉरियर जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के चौबटिया में। निम्न में से किस राज्य ने टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 15 कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस वैन को रवाना किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर राज्य। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने हाल ही में 15 इस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस वैन को रवाना किया था और इनको कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिहाज से हर एक सुविधा से लैस किया गया है। इनके जरिए घर घर जाकर वहां पर लोगों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इसको याद रखना आपको, मणिपुर की सरकार ने शुरू किया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट सुरक्षा की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि कोविड-19 का टीका लगवाने में संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं, ऐसे लोगों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित करने हेतु एक प्रोजेक्ट शुरू किया है मणिपुर की सरकार ने, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट सुरक्षा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट सुरक्षा कौन से राज्य में शुरू किया गया है, आपको बताना है मणिपुर। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फोर्ब्स जो मैगजीन है इसने हाल ही में भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है साल 2021 के लिए। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है आप जानते ही हैं, नंबर 1 पर है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर इसके बाद जो दूसरे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये है गौतम अडानी। इनकी कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। फिर इसके बाद भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं शिव नादर। इनकी कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। अक्टूबर 2021 में RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में क्या बदलाव किया गया है? तो दोस्तों RBI की एक समिति है जिसको बोला जाता है RBI की मौद्रिक नीति समिति। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं RBI के जो गवर्नर होते हैं जो कि इस समय है शक्तिकांत दास। तो हाल ही में शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में RBI के मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की गई थी और इसमें यह फैसला किया गया है कि जो रेपो रेट है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अनचेंज रखा गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्योंकि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तो इस समय रेपो रेट कितने परसेंट है? यह है 4%। इसके अलावा कुछ और रेट्स आपको याद रखनी है, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट है इस समय 3.35%। इसके अलावा बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये दोनों हैं 4.25%। तो इतना तो आपको याद रखना ही है। बाकी 2 रेशियोज भी होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एक तो है SLR और दूसरा है CRR। CRR इस समय है 4% और SLR है 18%। तो ये अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस कंपनी ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा सन्स। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। दोस्तों एयर इंडिया जो कंपनी है, जो एयरलाइंस है, इसको शुरुआत में JRD टाटा ने शुरू किया था साल 1932 में और उस वक्त इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। लेकिन बाद में साल 1953 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि तब ये एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी बन गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत सरकार को एयर इंडिया से काफ़ी नुकसान हो रहा था, इसीलिए भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला किया था। और अभी जब इसके अधिग्रहण के लिए बोली का आयोजन किया गया था तो इसको 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके
18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके टाटा सन्स ने इसकी बोली जीत ली है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि टाटा सन्स ने सरकारी एयर इंडिया एयरलाइंस के अधिग्रहण के लिए कितने करोड़ रुपए में बोली जीती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए। हाल ही में खबरों में रहा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है इसी को देहरादून एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये एक घरेलू एयरपोर्ट है उत्तराखंड के अंदर। याद रखिए उत्तराखंड के अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो जो देहरादून एयरपोर्ट है जिसको जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहा जाता है ये है उत्तराखंड के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने हाल ही में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को विजिट किया था और यहाँ पर इन्होंने इसके नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। और ये जो नया टर्मिनल भवन इसका बनाया गया है ये बिजी टाइम में 1200 अतिरिक्त यात्रियों को संभाल सकता है। तो इससे जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है इसकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार यानी कि नए एडवाइजर बन गए हैं अमित खरे। अमित खरे जो हैं इससे पहले जो भारत का उच्च शिक्षा विभाग है उसके सचिव थे, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बना दिया गया है। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने तुर्की के अंदर आयोजित टर्किश ग्रां प्री 2021 का खिताब जीत लिया है। तो ये जो टर्किश ग्रां प्री हाल ही में हुई है ये इस साल की 16वीं फार्मूला 1 रेस थी और इसको जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास जो हैं ये फिनलैंड के ड्राइवर हैं और ये मर्सिडीज कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हाल ही में इन्होंने जीती है टर्किश ग्रां प्री, ये इस साल के यानी कि इस सीजन की इनकी पहली जीत है। हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरीची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी राज्य के अंदर कन्याकुमारी जिले में लौंग जो उगाई जाती है इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो आप समझ गए होंगे ये राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के हाल ही में 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। एक तो है यहाँ की कन्याकुमारी के अंदर उगाई जाने वाली लौंग, फिर इसके बाद करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स और तीसरा है कल्ला कुरीची लकड़ी की नक्काशी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करूपुर है ये तमिलनाडु के अंदर एक गांव है। यहीं पर सूती कपड़ों के ऊपर कलमकारी पेंटिंग्स की जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर एक जिला है जिसका नाम है कल्ला कुरीची। तो यहाँ की जो वुड कार्विंग्स हैं इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यहाँ के जो शिल्पकार हैं वो इस तरीके से लकड़ी के ऊपर नक्काशी करते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये किताब महात्मा गांधी के अर्थशास्त्र और पूंजीवाद के विचारों के ऊपर लिखी गई है। इसको लिखा है जय तीर्थ राव ने, जय तीर्थ राव। यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज भी देख सकते हैं, इकोनॉमिस्ट गांधी, इसको लिखा है जय तीर्थ राव ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर के उनकी जान बचाने वाले लोगों को कितने रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उस दौरान जो भी लोग सबसे पहले लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं ऐसे लोगों को गुड समैरिटन्स कहा जाता है। गुड समैरिटन्स का मतलब होता है अच्छे लोग। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू करी है गुड समैरिटन्स के लिए, जिसके तहत ऐसे लोग जो कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाएंगे और वो भी गोल्डन आवर के अंदर अंदर, यानी कि दुर्घटना के बाद शुरू के 1 घंटे के अंदर अगर वो व्यक्ति अस्पताल ले जाकर ऐसे व्यक्ति की जान बचाएगा तो ऐसे लोगों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने इसमें यह भी अनाउंस किया है कि ऐसे जो भी लोग पूरे साल के दौरान ऐसे लोगों की मदद करते हैं उनके लिए 10 राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यानी कि 1 साल में कुल मिलाकर 10 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे और इसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा प्रत्येक को। यानी कि हर एक घटना के दौरान जान बचाने वाले लोगों को 5,000 रुपए प्रति घटना के हिसाब से दिए जाएंगे, जबकि 10 लोगों को 1 साल के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा जिसमें हर एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में यह दिया गया है 2 पत्रकारों को। एक तो है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं और दूसरे व्यक्ति हैं दमित्री मुरातोव, ये हैं रसिया के पत्रकार।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीक की वीडियो में, वहां पर मैंने आपको नोबेल पुरस्कार के 3 फील्ड्स के अंदर विजेताओं के नाम बताए थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाकी की जो 3 फील्ड्स हैं इनमें किन लोगों ने पुरस्कार जीते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है साहित्य यानी कि लिटरेचर। तो इस बार लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जो कि हैं तंजानिया से। इसके बाद है शांति यानी कि पीस। तो पीस के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं और दमित्री मुरातोव जो कि हैं रसिया से। इन दोनों लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयासों हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक साइंसेस। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये इस बार कुल 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। एक तो है यहाँ पर डेविड कार्ड, इनको लेबर इकोनॉमिक्स में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। फिर बाकी जो यहाँ पर 2 लोग हैं इनको हाफ प्राइज मनी दी गई है, जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन दोनों लोगों को कारण संबंधों के विश्लेषण के ऊपर इनके कंट्रीब्यूशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार के जो नोबेल पुरस्कार विनर्स हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। वैसे तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दिया है, जितने भी क्वेश्चन इस बार के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उनको हम लोगों ने वहां पर कवर किया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाल लिया है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का काम संभाल लिया है। तो दोस्तों अभी तक जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको मैनेज करता था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आप जानते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, लेकिन अब इसके मैनेजमेंट का काम एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है 50 सालों के लिए। याद रखिए 50 सालों के लिए इसको लीज पर दिया गया है अडानी ग्रुप को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थॉमस और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए जो थॉमस कप और उबेर कप है ये दोनों ही बैडमिंटन के अंदर एक टीम लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, यानी कि इसमें जो कंट्रीज शामिल होते हैं वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैडमिंटन। हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है 9 से लेकर 17 अक्टूबर तक। तो जो भी टीम्स जीतेंगी उनके बारे में हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो थॉमस कप और उबेर कप होता है वैसे तो ये दोनों ही सेम लेवल के टूर्नामेंट हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क ये है कि जो थॉमस कप है ये मेंस के लिए होता है यानी कि पुरुषों के लिए, जबकि उबेर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है, विमेंस के लिए। हाल ही में किस राज्य के खम्बम नगर पालिका क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेस्ट की पायलट परियोजना शुरू कर दी गई है? तो दोस्तों भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वोटिंग करने का टेस्ट किया जा रहा है। तो ये हो रहा है तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना का जो खम्बम नगर पालिका क्षेत्र है यहाँ पर हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। तो इसके तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया जिसका नाम है ई वोट। सबसे पहले इस पर जो मतदाता हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उसके बाद जिस दिन वोटिंग होनी होगी वो उसी ऐप के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे। तो ये पहली बार है भारत के अंदर जब स्मार्टफोन के जरिए वोटिंग की टेस्टिंग की जा रही है। 9 अक्टूबर को भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के अंदर सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट जो है इसको उड़ान योजना के तहत बनाया गया है, यानी कि उड़े देश का या आम नागरिक, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है यानी कि क्षेत्रीय संपर्क परियोजना है। तो इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा बनाया गया है। आप जानते हैं सिंधुदुर्ग जो जिला है ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो यहीं पर यह एयरपोर्ट बनाया गया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कौन से दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस तरीके से आप जानते हैं भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसी तरीके से पूरी दुनिया में लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी इस बार थीम भी रखी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है,
इसकी इस बार थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर के महीने के सेकंड वीक पे जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं और इनकी जो थीम है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है 8 अक्टूबर। दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस बार भारतीय वायुसेना ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। फिर इसके बाद 9 अक्टूबर को 2 डेज मनाए गए हैं। एक तो विश्व डाक दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई है इनोवेट टू रिकवर, इनोवेट टू रिकवर। इसी तरीके से 9 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 मनाया गया। ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है ये हर साल एक साल के अंदर 2 बार मनाया जाता है। मई महीना और अक्टूबर महीना, इन दोनों मंथ के जो सेकंड सैटरडे होते हैं उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार मई महीने का जो सेकंड सैटरडे था ये था 8 मई को, जबकि अक्टूबर महीने में जो सेकंड सैटरडे था ये था हाल ही में 9 अक्टूबर। तो यानी कि इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 8 मई और 9 अक्टूबर को, और इन दोनों के लिए ही जो थीम रखी गई थी ये थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। इसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी इस बार थीम रखी गई है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी इस बार थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। फिर इसके बाद लास्ट में मनाया गया 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। ये दिवस ऐसे लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण करते हैं। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, जिसकी इस बार थीम रखी गई है आवर शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, आवर शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो इस तरीके से अक्टूबर के सेकेंड वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है, और आपने देखा कि यहाँ पर जो थीम्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको बिल्कुल इनको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बताना है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जी सतीश रेड्डी। आप जानते हैं कि जो जी सतीश रेड्डी हैं ये इस समय DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं को एस्ट्रोनॉटिक्स में इनके विशेष योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर है जी सतीश रेड्डी। DRDO जो है इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है नई दिल्ली के अंदर है। यहां पर आप इनको देख भी सकते हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है इनका नाम क्या है। तो ये इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये साल 2017 में भारत के 17वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 11 अक्टूबर को किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ को लॉन्च किया है, जो कि पूरे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी टैगलाइन रखी गई है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी शामिल हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को जो कि टाटा ग्रुप का ही है, वन वेब, मैप माई इंडिया, वल्चन नगर इंडस्ट्रीज और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज। तो इन सभी ने मिलकर इंडियन स्पेस एसोसिएशन को स्थापित किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो अभी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में राज्य के अंदर स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में 7 से लेकर 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार मलेरिया के लिए एक वैक्सीन की सिफारिश की है। आपको बताना है इसका नाम क्या है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि RTS या फिर AS01। वैसे इसका मेन नेम RTSS है, जबकि आपको बता दूं कि इसका कॉमर्शियल नेम है मॉस्क्यूरिक्स। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मॉस्क्यूरिक्स जो है इसको ब्रिटेन की एक संस्था ने बनाया है और ये मलेरिया की पहली वैक्सीन बनी है जिसको WHO ने जिसकी सिफारिश की है। अब इसको बच्चों को लगाया जाएगा। मलेरिया जो बीमारी है ये जिस मच्छर के काटने से होती है उसका नाम है मादा एनोफिलीज। हालांकि ये मच्छर के काटने से नहीं, जबकि ये मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट लेकर चलता है और इसी प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है और इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। गुजरात हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में भारत के अंदर 13 हाईकोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हीं में से एक है गुजरात हाईकोर्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है गुजरात हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरविंद कुमार। अरविंद कुमार बन गए हैं गुजरात हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं जो 13 हाईकोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस बने हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे कि मोहम्मद रफीक जो हैं ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के बने हैं। अरविंद कुमार जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी या फिर आप इनको ए कुरैशी भी बोल सकते हैं, ये बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे इनको अब त्रिपुरा हाईकोर्ट में भेज दिया गया है, जिनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो ऋतुराज अवस्थी जो हैं इनको कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सतीश चंद्र शर्मा को बनाया गया है तेलंगाना हाईकोर्ट में। प्रशांत कुमार मिश्रा को बनाया गया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में। फिर राजेश बिंदल जो हैं इनको बनाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। रवि कुमार मलिमथ या फिर इनको आप RB मलिमथ भी कह सकते हैं, इनको बनाया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऐसे AK गोस्वामी या फिर अरूप कुमार गोस्वामी जो हैं इनको बनाया गया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं इनको बनाया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में। विश्वनाथ सोमादर इनको बनाया गया है सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और फाइनली रंजीत वसंतराव मोरे यानी कि RB मोरे, इनको बनाया गया है मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो जैसा कि आपको पता है अभी के समय भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से आधे से भी ज़्यादा यानी कि 13 हाईकोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इन सभी को आपको याद रखना है। एक पेज पर आपको इन सभी को एक साथ नोट कर लेना है और 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 21 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया? दोस्तों मालाबार 21 जो अभ्यास है ये 4 देशों के बीच में आयोजित किया गया है। ये 4 देश कौन से हैं? ये सभी के सभी क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। इनमें एक तो है अपना भारत, फिर इसके बाद अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चौथा कंट्री है जापान। तो इन्हीं चारों देशों की जो नौसेनाएं होती हैं वो मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। इस बार मालाबार अभ्यास का 25वां संस्करण आयोजित किया गया है। एडिशन जो है ये 25वां एडिशन है। जबकि इस बार जो मालाबार 21 हुआ है ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसका जो पहला चरण था ये आयोजित किया गया था अगस्त महीने में फिलीपींस सागर में, और फिलीपींस सागर के अंदर जो गुआम आइलैंड है अमेरिका का, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और अभी जो सेकेंड फेज है इसका आयोजन अब किया गया है बंगाल की खाड़ी में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट फेज अगर आपसे पूछें तो इसका आंसर आपको बताना है फिलीपींस सागर या फिर गुआम आइलैंड भी आ सकता है, और दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में किस रेलवे जोन ने पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नामक लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने पहली बार अपनी सबसे लंबी ट्रेनों का संचालन किया है। एक का नाम है त्रिशूल और दूसरी का नाम है गरुड़। ये जो दोनों ट्रेनें हैं, मालगाड़ियां हैं, इनकी लंबाई थी 2.06 किलोमीटर, और इतनी लंबी ट्रेन बनाने के लिए 3 ट्रेनों को आपस में जोड़ा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो त्रिशूल नाम की ट्रेन थी इसमें 3 ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया था और इसमें टोटल वैगन्स की संख्या थी 177। इसको 7 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया। इसके जस्ट बाद यानी कि दूसरे ही दिन गरुड़ नाम की जो दूसरी ट्रेन थी इसको भी चलाया गया और इसकी भी लंबाई है 2.06 किलोमीटर। हालांकि इसमें वैगन्स की संख्या थी 180। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिशूल और गरुड़ नाम की मालगाड़ियां हैं इनको हाल ही में चलाया था साउथ सेंट्रल रेलवे ने।
और जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, जो कि तेलंगाना के अंदर है। T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहित शर्मा। तो भारत के जो रोहित शर्मा हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं T20 के अंदर। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो रोहित शर्मा जो हैं ये T20 के अंदर 400 छक्के लगाने वाले पहले भारत के खिलाड़ी बने हैं, जबकि पूरी दुनिया में 400 छक्के लगाने वाले ये दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 के अंदर छक्के किसने लगाए हैं, तो याद रखिए ये हैं क्रिस गेल, जिन्होंने 1000 से भी ज़्यादा छक्के लगाए हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता नेदुमुडी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, जिनका असली नाम था केशवन वेणुगोपाल। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि ये कौन से क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे। तो नेदुमुडी वेणु जो हैं इन्होंने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनको 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका था। तो ये क्योंकि केरल से थे तो ये मलयालम फिल्म सिनेमा से जुड़े थे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 अक्टूबर को किसने देश भर में पीएम केयर्स फंड के जरिए स्थापित किए गए 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं? और इसी के साथ अब पूरे भारत में हर एक जिले के अंदर ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के जरिए जिनको स्थापित किया गया ऐसे 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र देश को समर्पित किए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? दोस्तों ये जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हाल ही में हुई है ये इसका 2nd एडिशन था। इससे पहले 2017 में ये पहली बार हुई थी। उस वक्त चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, जबकि इस बार जो ये टूर्नामेंट हुआ है इसमें भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं और इसका आयोजन किया गया पेरू की राजधानी लीमा में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो पेरू की राजधानी लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इसमें भारत ने कुल मिलाकर 43 पदक जीते हैं और इसके साथ भारत पहले स्थान पर रहा पदक तालिका में। ये जो 43 मेडल भारत को मिले हैं इनमें से 17 हैं गोल्ड, फिर इसके बाद 16 हैं सिल्वर और 10 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से भारत इस बार पदक तालिका में नंबर 1 स्थान पर रहा है। याद रखिएगा जो ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इसमें 21 साल से कम उम्र के निशानेबाज हिस्सा लेते हैं। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है साल 2020-21 के लिए? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2020-21 के लिए हॉकी स्टार अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। यानी कि 2020-21 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को दिया गया है पुरुषों में हरमन और महिलाओं में गुरजीत कौर को, जबकि गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पुरुषों में PR श्रीजेश को और महिलाओं में दिया गया है सविता पुनिया को। इसी तरीके से FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पुरुषों में विवेक प्रसाद को और महिलाओं में दिया गया है शर्मिला देवी को। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया के जो सबसे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है? तो ये हैं विवेक प्रसाद। महिलाओं में चुना गया है शर्मिला देवी को। यहाँ पर आपको याद रखना है पिछली वीडियो के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी और वो ये थी कि यहाँ पर ये जो दोनों अवार्ड्स हैं ये दोनों आपस में सफल हो गए थे। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको पुरुषों में महिलाओं की टीम का बताया था जबकि महिलाओं के अंदर पुरुषों का। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ये करना है कि पुरुषों में जो आप जानते हैं भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड, इनको पुरुषों की श्रेणी में FIH कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जबकि महिलाओं में जो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे सॉर्ड मरीन, इनको इस बार FIH कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बलविंदर सिंह नकई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि ये कौन सी संस्था के अध्यक्ष थे। तो बलविंदर सिंह नकई जो हैं ये इफ्को के अध्यक्ष थे, यानी कि इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली संस्था है। तो इसके जो अभी तक अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में पहले ही अनाउंस कर दिया था और अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो देश के मेंटर कार्यक्रम है, इसके तहत देश का कोई भी नागरिक दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हैं और फिर उनको अपने हिसाब से उनके करियर में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कोई भी नागरिक मैक्सिमम 10 बच्चों को ही अडॉप्ट कर सकता है। तो याद रखना है, देश के मेंटर कार्यक्रम जो है इसको दिल्ली सरकार ने शुरू किया है और इस कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेता सोनू सूद को। फूलों का त्योहार बतुकम्मा कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा जो फूलों का त्योहार होता है ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य के अंदर। यहाँ पर महिलाएं इसको मनाती हैं। जो नवरात्रि होता है उसी के 9 दिन के दौरान बतुकम्मा त्योहार का आयोजन किया जाता है तेलंगाना राज्य में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर किसको घोषित किया गया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं जो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 में होगा इसका आयोजन करेगा इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर 17 जो है इसका मतलब ये है कि इसमें 17 साल से कम उम्र की जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी और इसका आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर महीने में। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 11 अक्टूबर को, इसी दिन इसके लिए शुभंकर की अनाउंसमेंट की गई है जिसका नाम है ईभा। ये एक एशियाई शेरनी है जो कि नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है कौन से देश में? तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन का अनावरण किया गया है जर्मनी के अंदर। जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर है यहीं पर हाल ही में दुनिया की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन का अनावरण किया गया है। इसको विकसित किया है 2 संस्थानों ने मिलकर, एक का नाम है ड्यूस बाहन और दूसरे का नाम है सीमेंस। इन दोनों ने मिलकर इस ट्रेन को विकसित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस के तहत डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों आईएमपीएस सर्विस जो है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसके जरिए आप किसी भी समय एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक इसमें लिमिट थी कि अधिकतम आप एक दिन के अंदर 2 लाख ही ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपए। यानी कि अब आप आईएमपीएस के तहत एक दिन के अंदर मैक्सिमम 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल नंबर 1, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 2 है, CSIR ने किस राज्य के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है? और तीसरा क्वेश्चन यह है कि 16 से लेकर 25 अक्टूबर तक 29वां हुनर हाट कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको इन तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अक्टूबर महीने के सेकेंड वीक से यानी कि 8 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आपने देखा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।